नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि लखनऊ पीजीआई में भर्ती पूर्व सीएम कल्याण सिंह की तबीयत नासाज चल रही है। इन दिनों बीती रात को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद सीएम योगी आज पीजीआई पहुंचे थे। आपको बता दें पूर्व सीएम 4 जुलाई से पीजीआई में ही भर्ती हैं। पहले से ही आईसीयू में भर्ती पूर्व सीएम को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत आ रही थी। ऐसे में क्रिटिकल केयर मेडिसिन यूनिट डॉक्टरों ने तत्काल उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट देते हुए फिर से तमाम जरूरी टेस्ट करवाए हैं। बीते 15 दिनों में सीएम योगी आदित्यनाथ अस्पताल में भर्ती कल्याण सिंह से चौथी बार मिलने के लिए पहुंचे हैं। तो वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज हाथरस पहुंचे। बताया जा रहा है कि साक्षी महाराज एक गेस्ट हाउस में व्यापारी उमेश शर्मा के निजी समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, मंदिर निर्माण घोटाले को लेकर उन्होंने बयान दिया। जिन्हें लगता है घोटाला हुआ है वो पर्ची दिखाएं और अपना पैसा वापस ले जाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल भारत के विभाजन के बाद से तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उनकी आधारशिला ही केवल तुष्टीकरण है। इससे बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ काम कर रही है। कुछ राजनीतिक दल भारत के विभाजन से जो पाकिस्तान बना तब से ही तुष्टीकरण की राजनीति करते चले आ रहे हैं और उनका राजनीतिक ढांचा है वो तुष्टीकरण की आधारशिला पर रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी लाभ हानि की चिंता नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास किस महामंत्र के साथ राष्ट्र सेवा में दिन रात लगी रहती है, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बन गई है। अगर किसी ने चंदा दिया हो और उससे घोटालेबाजी की शंका हो तो साक्षी महाराज के पास आके अपनी रसीद दिखाए और हमसे अपनी चंदा वापस ले जाए। तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत पर सरकार के अपने तर्क हैं, लेकिन जनसंख्या की जो 2 बच्चों की नई नीति का मसौदा तैयार किया गया है, अगर उसे लागू कर दिया जाए तो यूपी कैबिनेट के 10 और मोदी कैबिनेट में शामिल यूपी के 5 मंत्री योजनाओं से खुद ब खुद बाहर हो जाएंगे। फिर भी क्यों यूपी सरकार ये बिल लाना चाहती है और इस नीति के पीछे
इन मंत्रियों की सूची में है राजनाथ सिंह, जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं। इनके 3 बच्चे हैं। भानु प्रताप वर्मा एमएसएमई राज्य मंत्री हैं। इनके 5 बच्चे हैं। बीएल वर्मा विकास विधानसभा चुनावों को लेकर सभी दलों ने कमर कस ली। इसी सिलसिले में 3 दिन के यूपी दौरे पर प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची थी। प्रियंका गांधी 16 जुलाई को लखनऊ पहुंची और आज वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गई। इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि प्रियंका गांधी के दौरे पर आप एक ही नजर में झलक डाल पाएंगे। 3 दिन में प्रियंका गांधी ने गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और वहां पर मौन धरना प्रदर्शन करती भी नजर आई थी। इसके बाद यूपी में आमजन के तमाम मुद्दों को लेकर वहीं मौन अनशन पर बैठ गई। सपा प्रवक्ता से भी उनकी मुलाकात हुई थी। सपा नेत्री से मुलाकात उन्होंने करी थी और तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। वहीं आज सुबह पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करती नजर आई। दोपहर के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गई। तस्वीरें अलग अलग हैं, तासीर एक सी बयां कर रही हैं। जोरदार स्वागत प्रियंका गांधी का हुआ। जमीन पर किस तरीके से धरने पर बैठ गई थी प्रियंका गांधी। दूसरी तस्वीर आप देख पाएंगी, अनीता यादव से मुलाकात करी थी। सपा नेत्री हैं अनीता यादव, ब्लॉक प्रमुखी का इन्होंने आवेदन दिया था जिसमें इनके साथ में अभद्रता हुई थी। मिलने के लिए पहुंची, बीजेपी पर निशाना साधती भी इस दौरान नजर आई थी। नसीमुद्दीन सिद्दीकी से आज सुबह ही मुलाकात हुई और दिल्ली के लिए रवाना हो गई। रवाना हो गई। तो ये 6 तस्वीरें हैं, 6 तस्वीरें 3 दिन और यूपी में कांग्रेसियों में जान फूंकने की कोशिश प्रियंका ने करी है। गोरखपुर से राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद को बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। मछुआरा समाज के संयोजक की जिम्मेदारी जयप्रकाश निषाद को दी गई है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार सभी तबके के लिए काम कर रही है। तो वहीं जयप्रकाश निषाद का कहना है कि निषाद समाज के लोगों का सभी पार्टियों में हमेशा से शोषण होता रहा और बीजेपी ने हमारा मान सम्मान बढ़ाया है और कोरोना काल में बीजेपी ने बेहतर मैनेजमेंट के साथ काम भी किया है। वहीं प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज तब्दील हुआ। कई जगहों पर बादल छाए रहे तो कई जगहों पर तेज बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थितियां भी बनी हैं। बारिश से लोगों को गर्मी से निजात जरूर मिली। झमाझम बारिश से
लोगों ने उमस से राहत महसूस करी। बीते दिन भी तेज धूप और उमस हो रही थी, लोग काफी परेशान चल रहे थे। 4 दिन तक बारिश जारी रहेगी, इस बात का अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। यूपी से शुरू हुई ये बारिश जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बारिश के साथ खत्म होने वाली है, इसलिए आज से सूबे में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। तस्वीरें आपको अलग अलग दिखा रहे हैं, तासीर पूरे सूबे की समझिए। बहराइच, बिजनौर, सहारनपुर, संत कबीर नगर और शाहजहांपुर। गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास सेलवाई भी टोक्यो में खेलते नजर आएंगे। वर्तमान में दुनिया में नंबर 3 खिलाड़ी सुहास को पैरालंपिक में बैडमिंटन के खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने सुहास को पैरालंपिक के लिए चयनित किया है। पैरालंपिक का आयोजन टोक्यो ओलंपिक गेम्स खत्म होने के तुरंत बाद अगले महीने जापान की राजधानी में होगा। BWF ने विश्व रैंकिंग और प्रदर्शन के आधार पर BAI और PCI इंडिया को आमंत्रण भेजा है। 2007 बैच के IAS अधिकारी सुहास इस समय गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी भी हैं। पिछले साल मार्च में सुहास को नोएडा का जिलाधिकारी बनाया गया था। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएंगे कि सुहास एलवाई की क्या कुछ उपलब्धियां रही हैं। लखनऊ के गौतम पल्ली थाना क्षेत्र में एक युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर जमकर उत्पात मचाया। युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। युवक का साफ तौर पर कहना है कि प्रियंका गांधी के निजी सचिव ने उनके ऊपर हमला कराया। युवक ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसने पुलिस में इसकी FIR कराई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पानी की टंकी पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा काटा है। पानी की टंकी पर कांग्रेसियों के खिलाफ प्रदर्शन। युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। निरीक्षण करने के बाद दोपहर में तिलवाड़ा पहुंचेंगे। सीएम धामी रुद्रप्रयाग जनपद की विकासपरक योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। इसके बाद सामाजिक और धार्मिक संगठनों से वार्ता करेंगे। सीएम धामी शाम को जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आज संघ की बड़ी बैठक हो रही है। बैठक में संघ और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम भी शामिल हुए हैं। बैठक में सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले और सह सर कार्यवाहक अरुण कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान यूपी चुनाव के दौरान संघ और सरकार के बीच तालमेल को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों की माने तो आज होने वाली इस बैठक में विधानसभा चुनावों को लेकर सरकार और संगठन के स्तर पर कई तरह की तैयारियों का जिक्र भी किया गया। और बात तो इस तरीके की भी सामने आ रही है कि आगामी चुनावों में धर्मांतरण, जनसंख्या नियंत्रण और आतंकवाद जैसे विषयों पर भी उनको एजेंडा बनाया जा सकता है। तीसरी लहर को लेकर के भी चर्चा की गई है। साथ में कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं भी हलकों में सुनाई दे रही हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संजीव कपासिया हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ अपडेट है आपके पास ग्राउंड जीरो से? देखिए पूजा, देश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं। संघ और सरकार और भाजपा संगठन तीनों एक साथ मिलकर 2022 में भाजपा की सरकार कैसे बने, इस पर मंथन चल रहा है। कल भी RSS की बड़ी बैठक हुई, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, इसके अलावा जो संघ के बड़े नेता हैं दत्तात्रेय होसबोले और अरुण कुमार, जिनको जिम्मेदारी दी गई है सरकार और संघ में समन्वय की। लेकिन सबसे बड़े मुद्दे पर जो बात हुई है वो 3 तलाक है। इसके अलावा जो जनसंख्या नियंत्रण वाला 2 बच्चों वाला मुद्दा है उस पर बात हुई है। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का संभावित है, उस पर बात हुई है। तो कहीं ना कहीं 8 बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर रोड पर लखनऊ में रहने वाले हैं। RSS के बड़े नेताओं के साथ समन्वय पर बात होनी है। इसके अलावा तमाम जो उत्तर प्रदेश में मुद्दे हैं, चाहे आतंकवादी घटनाओं का जिक्र हो या फिर उत्तर प्रदेश का विकास किस तरीके से हो, इसके अलावा बूथ कमेटियां कैसे मजबूत की जाए, RSS की भूमिका उत्तर प्रदेश में किस तरीके की हो, पूजा, इस सब पर मंथन होना है। और सरकार अपनी फीडबैक जरूर RSS को देगी। जिस तरीके का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हुआ है
मुख्यमंत्री योगी आरएसएस के नेताओं को बताने का काम करेंगे कि योगी सरकार ने किस तरीके से जनहितकारी काम किए हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजीव, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो संजीव हमारे साथ में जुड़े और आप इस समय अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किन तमाम विषयों पर चर्चा हुई है, कौन इस बैठक में शामिल हुआ। बैठक में दत्तात्रेय होस बोले और अरुण कुमार भी मौजूद रहे। बीएल संतोष भी इस बैठक का हिस्सा थे। संघ और सरकार के बीच तालमेल को लेकर के ये बैठक हुई है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा होगी। बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख मायावती 2022 चुनावों के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती हैं, क्योंकि ये चुनाव उनके लिए आर या पार की लड़ाई भी साबित होने वाले हैं। यही वजह है कि मायावती ने लखनऊ में डेरा जमा रखा है और 2022 की सियासी जंग फतेह करने के लिए कास्ट फॉर्मूला भी तैयार किया है, जिसके आधार पर बसपा अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भाजपाइयों और कांग्रेसियों ने दलितों को पिछले चुनाव में बहकाने की खूब कोशिश की थी और उनके साथ खूब खिचड़ी भी खाई और खिलाई भी, लेकिन उन्हें दलितों पर गर्व है क्योंकि दलित उनके बहकावे में नहीं आए। और इस बार मायावती ने ब्राह्मणों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण जो है, जिनको बीजेपी ने बहकाया है, शोषित किया है, वो इस बार बसपा ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस समाज को, खासकर ब्राह्मण समाज को फिर से ये जागरूक करने के लिए कि प्रदेश में अन्य सभी समाज के साथ साथ इनका भी हित हर मामले में, हर स्तर पर बीएसपी व इस पार्टी की सरकार में ही केवल सुरक्षित रह सकता है। इसका एहसास कराने व इनको सन 2007 की तरह फिर से बीएसपी में जोड़ने के लिए इसी महीने 23 जुलाई से मेरे दिशा निर्देशन में बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सांसद श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में इनकी धार्मिक भावनाओं को भी ध्यान में रखकर ये अभियान अयोध्या से शुरू किया जा रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी के ब्राह्मण समाज के लोग अपने मान सम्मान व सुरक्षा तथा अपनी तरक्की आदि के लिए फिर से बीएसपी से जुड़कर इस बार अपनी सर्व समाज की लोकप्रिय सरकार जरूर बनाएंगे और इस बार ये लोग भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बहकावे में नहीं आएंगे, किसी भी हथकंडे के बहकावे में नहीं आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मायावती का ब्राह्मण कार्ड सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 23 जुलाई से बीएसपी ब्राह्मण जोड़ो अभियान का आगाज अयोध्या से करने वाली है। सतीश मिश्रा का जिक्र उन्होंने यहां पर किया है। अयोध्या से बीएसपी का ब्राह्मण जोड़ो अभियान का आगाज होगा। 2007 का जिक्र करती मायावती इस दौरान नजर आई। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से जरूरत है कि बीएसपी के साथ सभी जुड़ जाइए। सर्व समाज की पार्टी, ध्यान से सुनिए, सर्व समाज की पार्टी का जिक्र यहां पर मायावती ने किया है। तो वहीं दूसरी तरफ बसपा से बागी विधायक का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें असलम ने बसपा को घेरते हुए कहा कि प्रदेश का ब्राह्मण समाज अब सपा के साथ है। आपको बता दें कि बसपा से बागी हो चुके 8 विधायकों का नेतृत्व कर रहे हैं श्रावस्ती से भिनगा विधानसभा सीट से विधायक असलम रायनी, जिन्होंने बसपा पर कड़ा हमला बोलते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। विधायक का कहना है कि सतीश चंद्र मिश्रा जी का जादू अब ब्राह्मण समाज पर नहीं चलने वाला। सतीश चंद्र मिश्रा की वजह से बसपा प्रदेश में अपना जनाधार खो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी तो डूबती हुई नैया है और जो जहाज समुंदर में डूब रहा हो, मुझे नहीं लगता है कि ब्राह्मण समाज इतनी बड़ी गलती करेगा। एक समय था जब माननीय ब्रजेश पाठक जैसे बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी में थे, लेकिन आज सतीश चंद्र मिश्रा के बल पर एक भी ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी में नहीं रहेगा। लेकिन जो मैंने 4-5 जिलों में और खास तौर से अपने जनपद श्रावस्ती के ब्राह्मणों से जो बात किया है, केवल ब्राह्मण ही नहीं, जितने भी अन्य पिछड़ी जातियां हैं वो समाजवादी पार्टी को इस बार वोट करना चाहती है। ये मेरा आकलन है, मैंने जा करके अध्ययन किया है। तो अनूप हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
मायावती मैदान में उतरी हैं और इस बार लगातार वो एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। सतीश चंद्र मिश्रा का जिक्र किया, अयोध्या का जिक्र किया, ब्राह्मण का जिक्र किया, सर्व समाज का जिक्र किया। क्या माना जाए 2022 के चुनाव को दिलचस्प बनाने के मूड में है मायावती इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश में पूजा चुका है। पहले मायावती ने आज बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है, खासकर महंगाई भ्रष्टाचार को लेकर, साथ ही साथ ब्राह्मणों पर जिस तरीके से वोट कार्ड फैलने का काम किया है। मायावती जिस तरीके से आपने देखा कि ब्राह्मणों को लेकर बीजेपी में जिस तरीके से उनको शोषित बताया है, उनकी जो ब्राह्मणों को लेकर बीजेपी में तरह तरह की जो जिस तरीके से बातें हुई हैं। साथ ही साथ पूजा आपने पिछली याद होगा आपको जब कानपुर में बिकरू कांड हुआ था, तब ब्राह्मणों को लेकर जिस तरीके से राजनीति छिड़ी थी, एक बार फिर से मायावती ने गरमा दिया है। उस समय भी समाजवादी पार्टी परशुराम की मूर्ति लगाने की बात कही थी, कांग्रेस जो परशुराम के नाम पर छुट्टी देने की बात कही थी। मायावती भी कहीं न कहीं पीछे नहीं थी, उनका भी कहना था कि परशुराम की उनसे भी बड़ी मूर्ति लगाएंगे। तो एक बार चूंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्षत्रिय और ब्राह्मण एक किंग माना जाता है राजनीति का, जिस थाले में चले जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है। मायावती एक बार फिर सोचती है कि अगर ब्राह्मण इस समय सरकार से नाखुश है, नाराज है उसी बिकरू कांड के बाद, ऐसे में क्यों ना अपने पाले में किया जाए। मायावती के लगातार ब्राह्मणों को लेकर बयान आ रहे हैं। फिलहाल पूजा आने वाला वक्त तय करेगा कि ब्राह्मण किसके साथ में होंगे, क्षत्रिय किसके साथ में होंगे, या आने वाली सरकार किसके साथ में होगी। अभी बहुत समय बचा है और 23 तारीख को ये निर्धारित हो जाएगा कि आखिरकार सतीश चंद्र मिश्रा का जादू कितना चल पाता है। बहुत शुक्रिया अनूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में पर्यटक स्थलों पर जाने के लिए अब पर्यटकों को आने से पहले 72 घंटे पहले का कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और होटल की बुकिंग दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। हल्द्वानी नैनीताल नेशनल हाईवे पर सिटी पेट्रोल यूनिट की टीम बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों की जांच कर रही है। हर रोज 70 से 75 वाहनों को आरटीपीसीआर और होटल की बुकिंग ना होने की वजह से वापस बैरंग लौटाया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस की अलग अलग टीमें चेकिंग लगातार कर रही हैं, जहां से नैनीताल जाने वाली गाड़ियों पर नैनीताल का नीले रंग का स्टिकर लगाया जा रहा है, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि गाड़ी को नैनीताल जाना है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि पुलिस को स्टिकर लगाने के बाद जाम की समस्या से भी निजात मिल जाएगी और नैनीताल पहुंचने तक हर बार गाड़ी की चेकिंग के लिए उसको रोकना नहीं पड़ेगा। तो इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तमाम डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं जो आप अगर नैनीताल या उत्तराखंड का रुख करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट आपको लाने होंगे, वरना डॉक्यूमेंट के बिना नो एंट्री। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजीत कंबोज हमारे साथ में देहरादून से जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से आपके पास? सरकार लगातार मुस्तैद है और प्रशासन ने भी कमर कस ली है। तो हालिया दिनों में जिस तरह का यहाँ पर टूरिस्ट बढ़ा है उसकी वजह से कई तरह की दिक्कतें पुलिस प्रशासन के सामने आई है कि कैसे वो ट्रैफिक को मैनेज करे और कैसे वहां पर व्यवस्था संभाले। तो इसके चलते अब शासन की तरफ से एक दिशा निर्देश सभी डीएम्स को दिए गए थे कि उनकी तरफ से व्यवस्था खुद से बनानी होगी। अगर कहीं पर भी भीड़ होती है, कोविड नियमों का पालन नहीं होता है, तो इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर डीएम की होगी। जिसको देखते हुए नैनीताल डीएम ने साफ तौर पर एक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि कोई भी अगर नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में घुसता है तो उसको 72 घंटे पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। संबंधित जहां पर उनको जाना है वहां के होटल्स की बुकिंग दिखानी होगी। तो ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो बिना इन दस्तावेजों के उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, उनको बॉर्डर से ही वापस कर दिया जा रहा है। और कुछ इसी तरह की स्थिति प्रदेश के अन्य जनपदों की भी है, जहां पर सभी जो डीएम्स है उनकी तरफ से व्यवस्थाएं अलग अलग तरीके से बनाई जा रही है। देहरादून की अगर बात की जाए तो मसूरी में जाने के लिए आपको इन्हीं नियमों का पालन करना होगा। अगर आपके पास आरटीपीसीआर और होटल की बुकिंग के कागजात नहीं है तो आप देहरादून से आगे मसूरी प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाएं शासन प्रशासन की तरफ से टूरिस्ट को लेकर बनाई जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो अगर आप उत्तराखंड घूमने जाना चाहते हैं तो आपको कुछ 3 डॉक्यूमेंट्स जो हमने आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाए तो ये लेकर जाने ही होंगे। आरटीपीसीआर टेस्ट, होटल की बुकिंग और साथ में एक अन्य दस्तावेज भी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली के हकीमपुरा में हाई टेंशन की तार एलटी लाइन पर गिर गई, जिससे गाँव के सैकड़ों घरों में करंट दौड़ गया। गाँव भर में करंट दौड़ने से सैकड़ों घरों की बिजली के संसाधनों को नुकसान पहुंचा। तो वहीं करंट की चपेट में आने से 3 बच्चों सहित 12 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं, जिन्हें परिजन आनंद फानंद में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। ग्रामीणों की सूचना पर बिजली कर्मचारियों ने तुरंत सप्लाई बंद कर दी और मौके पर पहुंचे झुलसे हुए लोगों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपना